बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस का सबसे पहला लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैं आप अगर किसी का भी आवाज खुला हुआ है, माइक खुली है, तो वो काइंडली टर्न ऑफ कर दे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि ये आपको रेड कलर में नज़र आ रही होगी, cssvision.com.pk। तो रिसेंटली हमने ये नई वेबसाइट बनवाई है, तो इस पे सब नोट्स पढ़िए। जब भी आप होम पे जाएंगे, नीचे वीडियोस में हैं और उसके नीचे बिल्कुल तकरीबन सब सब्जेक्ट्स को नोट्स हमने रखे हैं, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी स्लाइड्स जो हैं रेगुलरली मैं जो अपलोड आपको पढ़ाऊंगा, अपडेट करूंगा, वो आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। ठीक है, और उसके साथ साथ ये यूट्यूब चैनल से भी आप जो है एस्पायरेशन पर अचीव में जो भी मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, या जैसे डेमो सेशन, तो वो वहाँ पे आप देख सकते हैं। और बाकी जो इंग्लिश ऐसे या उससे पहले प्रेस एंड कंपोजिशन से भी मैंने एक वीडियोस रिकॉर्ड किए थे, और सबसे पहले बेहतरीन थीसिस स्टेटमेंट पे या हाउ टू मेक नोट्स ऑफ एनी सब्जेक्ट, और उसके अलावा सीएसएस की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की जाए, ठीक है, और शेड्यूल कैसे बनाया जाए। ठीक है, ये जनरल जो क्वेश्चन हैं आपके एफएक्यूज, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, तो आप ये वीडियोस देख के अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इनसे भी जो है आप बिल्कुल फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, और आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं, फेसबुक पे पूछ सकते हैं, ट्विटर पे पूछ सकते हैं, जहाँ पे भी आपको आसानी लगे। ठीक है, जैसे ही मैं मैसेज देखूंगा, आपका क्वेश्चन देखूंगा, और टाइम के हिसाब से मैं आपको कोशिश करूंगा जल्दी रिप्लाई दे दूँ। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं। तो डेमो सेशन में मैंने आपको ये चीज दिखाई थी कि तो डेमो सेशन में मैंने आपको सबसे पहले ये चीज दिखाई थी। क्या मेरी आपको तस्वीर नजर आ रही है? ओके, तो डेमो सेशन में मैंने सबसे पहले आपको एक चीज दिखाई थी कि हमारा जो मतलब ये पूरा सेशन का जो प्लान है वो इन 20 सेशंस में है। ठीक है, तो हम इस सेशन के इस प्लान के अकॉर्डिंगली जाएंगे, और उसमें अगर थोड़ी बहुत तब्दीली करनी पड़ी तो वो हम वक्तन फवक्तन करते रहेंगे। ठीक है, ताकि इसको और मजीद इंटरेक्टिव बनाएं, और ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इससे फायदा हो। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस है क्या चीज। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस की माना क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। अगर हम देखें कि इंटरनेशनल रिलेशंस के दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इससे पहले भी मैं बात कर चुका हूं कि पार्ट 1 में जो है हम थ्योरीज, अप्रोचेस एंड मेथोडोलॉजी को स्टडी करेंगे। ठीक है, और हम जो है पार्ट 1 में हम क्या करेंगे, पार्ट 1 में हम स्टडी, और पार्ट 2 में हम स्टडी करेंगे कि इन थ्योरीज, अप्रोचेस को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक मिसाल भी दी थी कि फॉर एग्जांपल फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान आ जाती है। ठीक है, तो हम पार्ट 1 में ये सीखेंगे कि फॉरेन पॉलिसी कैसे बनाई जाती है, उसके डिटर्मिनेंट्स कौन से हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और उसको बनाने का प्रोसेस क्या है। बट अगर पार्ट 2 में आएंगे तो हम बनी बनाई पूरी फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इस वक्त है क्या चीज, या किसी दूसरे मुल्क की कैसी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पार्ट 1 पे उसकी इंटरनेशनल रिलेशंस की मीनिंग एंड डेफिनेशन पे आते हैं। ठीक है, एक एक्सपर्ट है जेरेमी बेंथन, बहुत मशहूर है इंटरनेशनल रिलेशंस में। ठीक है, ये इसने सबसे पहले जो वर्ड इंटरनेशनल है, ठीक है, इन लेटर 18th सेंचुरी में ये वर्ड क्वाइन किया था, और इसकी माना बताई थी कि रिलेशनशिप्स बिटवीन द नेशन स्टेट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप बिटवीन द पाकिस्तान एंड इंडिया, दैट इज एन इंटरनेशनल रिलेशंस।
relationship between China and US, that is also an international relations, means कि नेशन स्टेट्स के बीच में जो ताल्लुकात हैं वो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन से। अब नेशन स्टेट क्या है ये हम आगे जाके दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आप इस वक्त ये माना निकालें कि रिलेशंस बिटवीन स्टेट्स या रिलेशंस बिटवीन कंट्रीज, रिलेशंस बिटवीन नेशंस, ये क्या होती हैं? ये इंटरनेशनल रिलेशंस होती हैं। ठीक है, अगर हमारे जो भी ताल्लुकात हैं, फॉर एग्जांपल सिंध एंड पंजाब के, ये तो इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक नेशन के बीच में। बट जो रिलेशंस दो कंट्रीज के बीच में हो, वही रिलेशंस इंटरनेशनल रिलेशंस कहलाते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए हमारे पास दो राय हैं, दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट्स बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन देता है। ठीक है, वो क्या कहता है कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं सिर्फ ऑफिशियल रिलेशंस हैं अमंग स्टेट्स, बिटवीन द स्टेट्स। फॉर एग्जांपल जो करस्पॉन्डेंस स्टेट लेवल पे होती है, कंट्री लेवल्स पे होती है, ठीक है, इन ऑफिशियल फॉर्म डिग्नेटरीज के बीच में, फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का इंटरेक्शन हुआ प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस के साथ, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का इंटरेक्शन हुआ यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ, या इंडिया के किसी डिग्नेटरी के साथ, तो वो कहते हैं ये जो फॉर्मल रिलेशंस हैं यही इंटरनेशनल रिलेशंस कहलाते हैं। बट दूसरा स्कूल ऑफ थॉट भी है, वो कहता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस ये तो हुए, इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, ठीक है, ये है इंटरनेशनल रिलेशंस, बट वो एक ब्रॉडर व्यू एंड लिबरल व्यू देता है कि इसके बियॉन्ड भी इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ चीजें आती हैं। वो कहते हैं कि ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शंस between members of separate societies, whether government sponsored or not, वो कहते हैं कि ऑफिशियल के साथ साथ अनऑफिशियल रिलेशंस अगर स्टेट्स के बीच में हैं, उनके सिटीजन्स के बीच में है, और उनके ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में और ग्रुप्स के बीच में, वो भी इंटरनेशनल रिलेशंस कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, अगर उस ऑर्गेनाइजेशंस के अच्छे ताल्लुकात हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो दूसरे मुल्क में काम कर रही है, तो वो ये क्या कहलाएंगे? वो कहते हैं ये भी इंटरनेशनल रिलेशंस में आ जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो कहते जैसे यहाँ के सिंगर्स या यहाँ के एक्टर्स इंडिया में जाते हैं, दूसरी जगह पे परफॉर्म करते हैं, तो ब्रॉडर व्यू के मुताबिक ये ताल्लुकात भी क्या हैं? ये भी इंटरनेशनल रिलेशंस में आ जाते हैं। बट ये ताल्लुकात रिस्ट्रिक्टेड व्यू के हिसाब से नहीं आते, बट ये ताल्लुकात सिर्फ एंड सिर्फ ब्रॉडर व्यू के हिसाब से आ जाती हैं। तो इसके कहने का मकसद कि हम एक मुस्तनिद स्कोप नहीं डिफाइन कर सकते कि ये इंटरनेशनल रिलेशन है या ये नहीं है, क्योंकि डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, तो किसी के मुताबिक वो इंटरनेशनल रिलेशन हो सकता है, किसी के मुताबिक वो इंटरनेशनल रिलेशन नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई एनजीओ जाती है, दूसरे मुल्क में जाके परफॉर्म करती है कोई एक्टिविटी, तो रिस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन के मुताबिक तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं हुए, बट ब्रॉडर व्यू क्या कहता है कि ये इंटरनेशनल रिलेशंस हो चुकी हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ अगर हम थोड़ा आगे भी चलें कि दूसरों की भी डेफिनेशंस देखें जो जेरेमी बेंथन के अलावा हैं, ठीक है, ओला जोसेफ है, वो कहता है कि वो थोड़ा इसको और बयान कर जाता है। वो कहता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस इज ऑल सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन वेदर इट बाय वॉर और डिप्लोमेसी, सिर्फ डिग्नेटरीज के बीच में कम्युनिकेशन, ठीक है, सिर्फ वो इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं है। वो कहता है जो भी, फॉर एग्जांपल उनके बीच में कुछ झगड़े होते हैं, उनके बीच में वार्स होती हैं, ठीक है, वो कहता है वो भी इंटरनेशनल रिलेशंस कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आप देखें कि वर्ल्ड वॉर 1 लगी, वो कहते हैं ये भी इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, क्योंकि ये इंटरेक्शन बाय वॉर है, इसमें जितने भी कंट्रीज इन्वॉल्व हुए उन्होंने परफॉर्म किया इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, यूगोस्लाविया क्राइसिस हो गया, वियतनाम वार हो गई, अफगान वार में जितने भी एक्टर्स थे, यूएस, अफगान, नेटो कंट्रीज एंड सो ऑन, ये भी कहता है कि ये दिस टाइप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस इज एन इंटरनेशनल इंटरेक्शन बाय वॉर। ठीक है, तो ये भी है। ईरान न्यूक्लियर डील हुई,
ठीक है, ये वार के थ्रू तो नहीं हुई, ये डिप्लोमेसी के थ्रू हुई। इसी तरह अब्राहम अकॉर्ड पे हो गए। तो अगर हम कार्ल वोल्फगैंग के मुताबिक देखें तो वो इसको थोड़ा डिफरेंट एंगल से देखता है। वो कहता है कि इंटरनेशनल रिलेशन इज एन आर्ट इन साइंस ऑफ सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन काइंड। वो कहता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस का एक ही पर्पस है, वो पर्पस यही है कि हमारी सर्वाइवल हो। हम हर वो कदम इंटरनेशनल स्टेज पे लेते हैं, ठीक है, ये इंटरनेशनल एक्टर्स हर वो कदम लेते हैं जो उनको लगता है कि उनके सर्वाइवल के लिए है, ताकि वो एक्सटिंक्शन से बच सके। ठीक है, जैसे कार्ल वोल्फगैंग कहता है कि अगर नियर फ्यूचर में कोई सिविलाइजेशन खत्म हो जाती है तो वो फेमाइन या प्लेग की वजह से नहीं, ठीक है, जैसे कोविड-19 हो गया तो उसकी वजह से नहीं खत्म होगी, ठीक है, बट फॉरेन पॉलिसी ऑफ सिविलाइजेशंस। तो कहने का मकसद ये कि क्या फॉरेन पॉलिसी क्या है? फॉरेन पॉलिसी तो ये होता है ना कि फेस ऑफ एनी स्टेट होती है कि वो कैसे कंडक्ट करेगी, मतलब ये इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये हुआ कि इंटरनेशनल रिलेशंस की इंपॉर्टेंस ये है कि वो डिफाइन करती है सर्वाइवल एंड एक्सटिंक्शन ऑफ एनी स्टेट, कंट्री और नेशन। और अगर इनको सही तरीके से डील नहीं किया गया तो ये सिविलाइजेशंस को खा जाएगा, खत्म कर देगा, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि जैसे कहते हैं ना कि वार वार होते होते बच गई, ठीक है, रह गई, तो क्या होता है कि वहां पे इंटरनेशनल रिलेशंस काम कर जाते हैं। ईरान न्यूक्लियर डील में जैसे हुआ, ठीक है, जैसे पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली इंडिया का मिसाइल आके गिरा, वो कहते थे हमारी जो है गलती से ट्रिगर हो गया था वहां पे। तो अगर उस तरीके से उसको सही डील ना किया जाता तो वार भी हो सकती थी। अगर पाकिस्तान ने अंडरस्टैंड किया कि हाँ भाई गलती से हुआ, ठीक है, तो वार नहीं हुई। तो ये सारा परसेप्शन है, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी है, ये इंटरनेशनल रिलेशंस है। क्या डिफाइन करते हैं कि आपका स्टेटस डिफाइन करते हैं कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली आपके एम्बिशंस की रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, आपके गोल्स की रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। ये हमने स्लाइड डिस्कस की, ठीक है। तो क्वेश्चंस हम आखिर में लेते हैं, आपको जो भी क्वेश्चन हो आप जो है मतलब चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है, वक्फन बवक्फन मैं देखता रहूंगा उनको, ठीक है। जो इंटरनेशनल रिलेशंस में है, आप सबको पता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस वर्ड जो इंटरनेशनल है जो कॉइन किया था जेरेमी बेंथन ने, उसको हम अगर दो वर्ड्स में सेपरेट करते हैं, ठीक है, उसकी बाइसेक्शन करते हैं तो हमको नजर आता है इंटर एंड नेशन, मतलब इन बिटवीन नेशंस, ठीक है। अब नेशन का मेन मकसद क्या होता है? एक किसी भी नेशन का जो भी कंडक्ट होता है, बिहेवियर होता है, एक ही चीज पे फोकस्ड होता है। वो एक चीज क्या होती है? वो उसका नेशनल इंटरेस्ट होता है। अगर उसके वो नेशनल इंटरेस्ट में कोई चीज नहीं है तो वो कभी भी वो बिहेवियर, वो कंडक्ट नहीं अपनाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यमन वार रिसेंटली शुरू हुई, जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ था, तो जब किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने रिक्वेस्ट की कि आप ज्वाइन करें वहां, पाकिस्तान ने नहीं किया। कंपेल किया उसके बाद, पाकिस्तान ने नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान को पता था कि ये वार मेरे इंटरेस्ट में नहीं है, ना वो हमारा दुश्मन है, ना वो हमारा नेबर है, ना ही हमारा वहां पे कोई स्टेक है, तो हम इस वार में क्यों जाए? तो ये वार जो है यमन वार हमारे नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट नहीं कर रही। तो हमने क्या कर दिया कि उस टाइप का इंटरेक्शन या फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट नहीं की। तो इंटरनेशनल रिलेशंस का ड्राइविंग फोर्स क्या होता है या इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? वो नेशनल इंटरेस्ट होती है, ठीक है। और उस नेशनल इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव में फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है, ठीक है। और उस इंटरनेशनल रिलेशंस पे जो इफेक्ट करता है फॉरेन पॉलिसी ऑफ द मेजर पावर्स, ठीक है, और उसके साथ साथ जो स्ट्रेटेजिक पावर्स होते हैं उनकी भी फॉरेन पॉलिसी, उनकी भी जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी असरअंदाज होती है, ठीक है। पाकिस्तान एज कंपेयर टू चाइना
एज कम्पेयर टू द यूएस, एज कम्पेयर टू रशिया इतना बड़ा मुल्क नहीं है, ठीक है। बट पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो क्या डिटरमिन करती है पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस, क्योंकि एक साइड से चाइना है, ठीक है, इंडिया है, लार्जेस्ट मार्केट है, ऊपर से सेंट्रल एशियन कंट्रीज हमको टच करते हैं, नीचे से अरबियन जो है हमें सी वार्म वाटर्स हमको मिलते हैं। तो कहने का मकसद इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी डिटरमिन करती है इंटरनेशनल रिलेशंस को, ठीक है। अब नेशनल इंटरेस्ट को हम कैसे डिटरमिन करते हैं? अगर हम देखें कि नेशनल इंटरेस्ट को परसू करने का सिर्फ एक तरीका नहीं है, सिर्फ वार नहीं होती कि हमें कोई चीज हासिल करनी है तो हमने फौज तैयार की और वो अचीव कर दी। वो पहले जो है मतलब जब ये फॉर्मल इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं होते थे, फॉरेन पॉलिसी नहीं होती थी, उस वक्त वार सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट होता था जो इंटरनेशनल रिलेशंस में किसी भी नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करने का। जैसे यहाँ पे बाबर आया, ठीक है, तैमूर था, दूसरे ममालिक में या किसी जगह पे जैसे अलेक्जेंडर था, ठीक है, तो नेपोलियन था, वो कैसे परस्यू करते थे? वो वार के थ्रू करते थे। बट जैसे ही इंटरनेशनल रिलेशंस फॉर्मलाइज होना शुरू हुए तो उसके अलावा, ठीक है, जब वार का जो पीरियड है खत्म होने लगा तो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स पे आ गए, जिसमें डिप्लोमेसी है। डिप्लोमेसी क्या है? होता है आर्ट ऑफ नेगोशिएशन, कि आप अपना नेशनल इंटरेस्ट परस्यू भी करें, वार भी ना हो और दोनों को फायदा भी हो, ठीक है। उसके साथ साथ दूसरा तरीका भी होता है अलायंसेस। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को इंडिया से खतरा है, इंडिया बड़ा मुल्क है, उसके पास बड़ी इकोनॉमी है, लार्जर फोर्स है, ठीक है, मे बी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी हो, तो अब पाकिस्तान क्या कर सकता है? तो पाकिस्तान अलायंसेस बना सकता है, ठीक है। जैसे कोल्ड वर्ल्ड वॉर में ईस्टर्न पावर्स एंड वेस्टर्न पावर्स ने अपने अलायंसेस बनाए थे, ठीक है। नेटो वेस्टर्न पावर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, रशिया एंड इट्स एलीज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? वार्सा पैक्ट। तो ये अलायंसेस पे क्या करते हैं? आपके हेल्प करते हैं आपके नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए। और नेशनल इंटरेस्ट का अगर हम स्ट्रॉन्ग अगर लिंक ढूंढें तो हमें कहाँ मिलता है? सर्वाइवल ऑफ द स्टेट। तो हर चीज जो भी होती है अगर हम ऊपर जाके ढूंढें तो हमें कहाँ पे मिलेगी? सर्वाइवल ऑफ स्टेट पे। वहां से सर्वाइवल ऑफ स्टेट को इंश्योर करने के लिए हम कोई नेशनल इंटरेस्ट बनाते हैं, उस नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए हमने वार, और उसके अलावा हम क्या करते हैं? डिप्लोमेसी, और उसके अलावा हम क्या करते हैं? अलायंसेस बनाते हैं, ठीक है। और इन चीजों को हम फॉर्मल शेप देने के लिए हम क्या करते हैं? एक फॉर्मलाइज्ड किस्म की पॉलिसी बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? फॉरेन पॉलिसी ऑफ कंट्री कहते हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या फर्क है। तो अगर आप देखें तो ये दोनों वर्ड्स खुद ही बताते हैं कि हमें क्या फर्क है। इंटरनेशनल रिलेशंस तो है एक वाइडर वर्ड है, ठीक है। जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें अंदर आ जाता है, ठीक है, वो सब सेट है इंटरनेशनल रिलेशंस का। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल रिलेशंस का जो स्कोप है वो तो ब्रॉड है, आम इंटरेक्शंस पे आ जाते हैं, फॉर्मल इंटरेक्शंस पे आ जाते हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे आ जाते हैं, कल्चरल इंटरेक्शंस आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। बट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हर चीज नहीं आती, उसमें चंद चीजें आती हैं, ठीक है। जैसे पॉलिटिक्स होता है तो उसमें पॉलिटिक्स ऑफ वायलेंस आ जाती है, जैसे वार हो गई, ठीक है, कोई इंटरेस्ट परस्यू करने के लिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें कि इसराइल ने उस इराक जो न्यूक्लियर प्लांट था इराक में, वहां पे जाके डिमोलिश किया, उसको खत्म कर दिया। तो ये क्या है? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है। पॉलिटिक्स ऑफ परसुएशन है, आप किसी को राजी करके कोई इंटरेस्ट ले, जैसे ईरान न्यूक्लियर डील है। हायरार्किकल पॉलिसीज है, प्लूरलिस्टिक पॉलिटिक्स है, मतलब कोई भी चीज जो रिवॉल्व अराउंड पॉलिटिक्स करती है, ठीक है, मतलब इसका एम्बेड बिल्कुल सिमिलर है,
तो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहलाएगी। इसमें कोई और चीजें, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, कल्चरल एस्पेक्ट्स वगैरह आपको नजर नहीं आते। अगर आते हैं तो उनके बीच में भी या उनके पीछे भी क्या होता है कि कोई ना कोई पॉलिटिकल मोटिव होता है, ठीक है। और सारा इंटरनेशनल रिलेशंस पे अगर हम देखें, हेंस डे मोरगेंटो एक बड़ा इंटरनेशनल रिलेशंस का एक्सपर्ट है, अगर उसके पर्सपेक्टिव में भी हम देखें तो उसका भी जो सेंट्रल, ठीक है, एंड फोकल पॉइंट है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ही है, ठीक है। और उसके साथ साथ बाकी भी उसका स्कोप डिटरमिन करते हैं। फॉर एग्जांपल सोशल इंटरेक्शंस, जो मैंने पहले भी कहा, ठीक है। यहाँ पे अगर पाकिस्तान के कुछ लोगों का वहाँ पे ताल्लुकात है, जैसे इमरान खान के ताल्लुकात हैं इंडिया में सिद्धू के साथ या दूसरे लोगों के साथ, ये सोशल इंटरेक्शन से लोग शादी करते हैं, ठीक है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, ठीक। पॉलिटिकल रिलेशंस होते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक रिलेशंस होते हैं, जैसे कोई ट्रेड हो गया, ठीक है, या कोई और स्कीम हो, ये क्या होती हैं, ये इकोनॉमिक रिलेशंस होते हैं। और उसके अलावा कल्चरल रिलेशंस होते हैं, ठीक है, उसमें जो आप कोऑपरेशन होता है। फॉर एग्जांपल इंडिया एंड पाकिस्तान का कल्चर तकरीबन सिमिलर है, या कोई कल्चरल कोऑपरेशन हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, ये क्या होती है, ये हर चीज इंटरनेशनल रिलेशंस में आती है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सिर्फ पॉलिटिकल एलिमेंट आता है, ठीक है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सिर्फ स्ट्रगल फॉर पावर होती है, ठीक है। उसमें सिर्फ यही एम होती है कि हम पावर कैसे गेन करें, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अगर हम थोड़ा इसको और डीप डाउन जाए, ठीक है, हेरोल्ड एंड मार्गरेट स्पाउट के हिसाब से, ठीक है, तो वो कहता है कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है हर किस्म के बिहेवियर को इंक्लूड करता है, कि किसी भी नेशन का जो भी बिहेवियर है बॉर्डर की इस साइड पे, वो अफेक्ट करता है बॉर्डर की दूसरी साइड पे। फॉर एग्जाम्पल जब इंडिया पाकिस्तान की मैच होती है तो सॉन्ग्स बनते हैं ना, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे यहाँ लगते हैं, इंडिया के नारे वहां पे लगते हैं, मौका मौका के सॉन्ग्स बनते हैं। ये क्या होती है, ये इंटरेक्शंस होते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। ये ह्यूमन बिहेवियर क्या करते हैं, एक दूसरे पे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को थोड़ा हम और डीप डाउन करते हैं। ये जो कन्फ्लिक्ट्स एंड कोऑपरेशन होते हैं सिर्फ पॉलिटिकल स्टेज पे होते हैं। जो बाइडेन ने इमरान खान को कॉल नहीं की, ये इंटरनेशनल रिलेशंस में तो आ जाती है। अगर स्पेसिफिक हम जाएं तो ये किस में आती है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आती है। इमरान खान वर्सेस मोहम्मद बिन सलमान, इमरान खान जाता है, उसकी गाड़ी चलाता है, वो उसकी गाड़ी ड्राइव करता है सऊदी में, तो ये क्या है, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ही तो है, ठीक है। एक पॉलिटिकल स्टेज है जहाँ पे ये एक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं। इमरान खान वर्सेस बेंजामिन नेतन्याहू, जब इमरान खान गया था, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग पे, तो वहां पे नहीं उठा था नेतन्याहू के लिए। तो ये क्या है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है कि ये एक सिग्नल दिया, ठीक है। ये आ तो जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, बट इनका स्कोप लिमिटेड होता है, ठीक है। अब ये बात आती है कि इंटरनेशनल रिलेशंस को हम स्टडी क्यों करते हैं, तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो होते हैं वो हमारी सर्वाइवल एंड एक्सटेंशन एक्सटिंक्शन को डिटरमिन करते हैं, कि हमारी फेट ऑफ द नेशन क्या होगी, ठीक है। रिसेंटली अगर आप देखें कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस आ गई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, उसके बाद टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस आ गया। आप कोई भी मोबाइल उठाएं, ठीक है, अभी कांटेक्ट किसी से भी दुनिया में किसी भी टाइम कर सकते हैं, 24/7 आप जस्ट क्लिक अवे है। ये हम जूम मीटिंग कर रहे हैं, पता नहीं आप कहाँ पे, मैं किस जगह पे हूँ, ठीक है। इसी तरह इंटरनेशनल रिलेशंस में भी ये जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं, जैसे ट्रम्प जो है ट्वीट करता था, ठीक है, यहाँ से वापस उसको ट्वीट में जवाब मिलता था, कि मतलब आप देखें कि इतनी मतलब क्लोजनेस आ गई है, ठीक है, नेशंस के बीच में, कि पता ही नहीं लगता कि बाउंड्रीज कहाँ पे है। तो इस वजह से इंटरनेशनल रिलेशंस की इम्पोर्टेंस और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि कोई भी
इवन किसी भी दुनिया में किसी भी पार्ट में होता है वो अफेक्ट करता है दूसरे पार्ट में। इंडिया में कोई मसला होता है वहां पे एक कम्युनिटी का दूसरे कम्युनिटी के साथ, तो यहाँ पे भी वही मसले शुरू हो जाते हैं, रिटेलिएशन। ठीक है, तो हर चीज क्या करती है कि अब टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की वजह से पूरी दुनिया में फैल जाती है, और जहाँ पे इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं जिनकी मेजॉरिटी होती है वो वहाँ पे उस अंदाज से वो बिहेवियर अपनाते हैं। ठीक है, जैसे इमरान खान को जैसे आउस्ट किया गया, तो आपने देखा कि आउस्ट तो उसको पाकिस्तान में किया गया, तो दुनिया भर में एहतजाजात होने लगे। कैसे हुए? ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की वजह से हुए। उसको जैसे ही निकाला गया, वो मूवीज, वो रिकॉर्डिंग्स, हर चीज वहां पे मिनटों में पहुंच गई। ठीक है, वो इंटरेस्ट ग्रुप बाहर निकल आए। तो ये टेक्नोलॉजिकल, अब वहां पे जो पाकिस्तानी एहतजाज कर रही है दूसरे ममालिक में, उन पे दूसरे लॉज अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, ये भी तो ह्यूमन बिहेवियर है ना। तो ये किस में आ जाता है? ये भी इंटरनेशनल रिलेशंस में आ जाता है। ठीक है, बट हमारा फोकस जो सब्जेक्ट में होगा वो ज्यादातर फॉर्मल पे ही होगा। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम देखें कि विथड्रॉल ऑफ यूएस ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान, ईरान न्यूक्लियर डील ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये किस में आ जाते हैं? ये इंटरनेशनल रिलेशंस में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आप ये बताएं कि कोई भी स्टेट आपको लगता है कि आइसोलेशन में रह सकती है, क्योंकि उसको जैसे ह्यूमन काइंड की नीड्स होती हैं, इसी तरह स्टेट्स की भी नीड होती है, क्योंकि स्टेट्स एक एंटिटी है जो फाउंड होती है, लोगों को मिल मिला के एक स्टेट बनती है। ठीक है, तो अगर हम फॉर एग्जांपल घर से नहीं निकले, कहें कि किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं करना, तो बाकी चीजें हमारी जरूरियात की कैसे पूरी होंगी? इसी तरह कंट्री कोई इंटरेक्शन नहीं रखेगा, उसको पेट्रोल कहाँ से आएगा? अगर वीट क्राइसिस होगा तो बाहर से वीट कैसे आएगी? अगर वीट सरप्लस हो गया तो बाहर वीट कैसे जाएगी? तो कहने का मकसद कि इंटरनेशनल रिलेशंस की इम्पोर्टेंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्टेट बहुत लाजमी है। ठीक है, तो अगर हम ये देखें कि इंटरनेशनल रिलेशंस की जेनेसिस कहाँ पे है, तो अगर हम देखें तो इंटरनेशनल रिलेशंस आज के नहीं है, ये बहुत पुरानी। ठीक है, जब इजिप्ट का पुराना जमाना, ग्रीस, चाइना होते थे, तो ये बहुत पुरानी है इंटरनेशनल रिलेशंस। बट उस वक्त ये बुनियाद इनका जो होता था मोरालिटी के हिसाब से ज्यादा होता था। ठीक है, पहले जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते थे वो ज्यादातर रीजनल रिलेशंस होते थे, क्योंकि कम्युनिकेशन इतना नहीं होता था। ठीक है, जैसे यूएस हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि यूएस को तो रिसेंटली लोगों ने दरियाफ्त किया था ना, कोलंबस वगैरह ने। तो उससे पहले तो नहीं पता था, न्यू वर्ल्ड का नाम इसको बाद में दिया गया। तो कहने का मकसद जितने भी थोड़े बहुत ताल्लुकात होते थे, तो वो क्या होते थे? नेबरिंग कंट्रीज के बीच में होते थे। ठीक है, आगे आते हैं कि the improvements in the means of communication and the industrial revolution further brought the states together। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने क्या किया कि ज्यादा से ज्यादा इजादात होने लगी। ठीक है, एक मुल्क में चीज बनने लगी सरप्लस में, तो अब क्या करें? उसको जो नेबरिंग कंट्रीज थे या दूसरे ममालिक थे जहाँ पे जरूरत थी वहां पे इनको सेल करने लगे। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि जो पहले सिर्फ वार होती थी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ वार होता था नेशनल इंटरेस्ट को परसू करने के लिए, अब उसको आहिस्ते आहिस्ते उससे जो है हमारी जान मतलब अलग होने लगी, और सिर्फ हम मूव होने लगे डिप्लोमेसी एंड लॉ की तरफ, क्योंकि हमारे इंटरेक्शंस बहुत होते थे। ठीक है, और हमें फॉर्मल इंटरेक्शंस की जरूरत थी। ठीक, इससे क्या होने लगा? स्टेट्स के इकोनॉमिक इंटरेस्ट डेवलप होने लगे, और इकोनॉमिक स्टेट इंटरेस्ट जो होते हैं स्टेट्स को क्या करते हैं इंटरमाइंड करते हैं। ठीक है, तो स्टेट्स क्या होने लगे? एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होने लगे। तो आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस का नेचर एंड स्कोप क्या है। ठीक है, अगर हम देखें कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कि उसके स्कोप पे आते हैं, तो सबसे पहले अगर हम देखें कि आईआर को हम कैसे देखते हैं,
आईआर को अगर हम एज ए एजुकेशन प्रोग्राम देखेंगे तो उसका स्कोप डिफरेंट होगा। एजुकेशन प्रोग्राम कैसे? फॉर एग्जांपल आपको आईआर डिग्री करनी है तो आपने कराची यूनिवर्सिटी में या पंजाब यूनिवर्सिटी में या किसी और यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया, वहां पे आपने देखा कि आईआर में कौन कौन से एरियाज पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो एज आईआर का एज एजुकेशन प्रोग्राम स्कोप डिफरेंट होगा। बट हम क्या पढ़ेंगे? हम आईआर एज ए बॉडी ऑफ नॉलेज पढ़ेंगे, ठीक है। कि नॉलेज के हिसाब से आईआर का स्कोप क्या क्या होगा, जो हमने पढ़ा इकोनॉमिक रिलेशंस पे आते हैं, सोशल रिलेशंस पे आते हैं, कल्चरल रिलेशंस पे आते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल रिलेशंस पे आते हैं, ठीक है। बट एजुकेशन प्रोग्राम का स्कोप डिफरेंट होगा, ठीक है। और बॉडी ऑफ नॉलेज का स्कोप डिफरेंट होगा। जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो एज अ बॉडी ऑफ नॉलेज पढ़ेंगे और पेपर में भी हम एज अ बॉडी ऑफ नॉलेज अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आगे आते हैं हम नेचर की तरफ कि हु विल डिसाइड द नेचर ऑफ आईआर, कि आईआर की नेचर क्या है। तो वो कौन डिफाइन करेगा? वो डिफाइन बे स्कोप ही करेगा कि आईआर की नेचर क्या है। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है, ठीक है, या उसकी सिर्फ ऑटोनॉमी वाली नेचर है कि इंटरनेशनल रिलेशंस को सिर्फ अलग करके पढ़ो, या उसको हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। Why do we study scope? To answer hotly debated question whether IR is a separate discipline or a part of other existing one. ये एकेडमिक क्वेश्चन आता है ज्यादातर, ठीक है। जैसे आप जनरल स्टडीज में पढ़ते हैं, ठीक है, ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन, ये भी सेम ही है कि हम स्कोप से ये डिटरमाइन करते हैं उसकी नेचर कि आईआर सेपरेट डिसिप्लिन है या उसको हम किसी और डिसिप्लिन के साथ स्टडी करेंगे। अगर हम देखें कि स्कोप की जो मीनिंग है ना, वो ये होती है कि एक बाउंड्री, एक लिमिट, ठीक है। कहते हैं ना कि मेरा ये स्कोप नहीं है, तो मतलब मेरे ये ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता। All one has to do in defining its scope is to trace out these boundaries in a manner of a surveyor making out bounds of a piece of real property. जैसे हम रियल प्रॉपर्टी के बाउंड्स नहीं बनाते, उसकी बाउंड्री बनाते, इसी तरह किसी भी सब्जेक्ट मैटर का अगर हम स्कोप डिफाइन करना हो तो हम वो बाउंड्रीज डेलिनेट करते हैं कि ये चीज इसमें आती है और ये चीज इसमें नहीं आती, ठीक है। तो changing focus of data and methods that happen at the moment to be useful in answering an identifiable set of questions, ठीक है। ये चीज हमें हेल्प करेगी इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, ठीक है। ये जो बाउंड्रीज होती हैं ये वन फील्ड ऑफ नॉलेज को अलग करती हैं, सेपरेट करती हैं दूसरी फील्ड ऑफ नॉलेज को, ठीक है। But the foci of interest are constantly shifting and these divisions tend to change with them, ठीक है। अगर हम देखें कि स्कोप में तो इंटरनेशनल रिलेशंस में सिर्फ फॉर्मल रिलेशंस तो नहीं आते ना, हमने पहले ही पढ़ा कि एक रिस्ट्रिक्टेड व्यू होता है, एक ब्रॉडर व्यू होता है, ठीक है। अब हमारे स्कोप में क्या चीज आ जाती है? डिप्लोमेटिक रिलेशंस आ जाती है, ठीक, वॉर्स आ जाती हैं, ट्रेड रिलेशंस आ जाती हैं, एग्रीमेंट एंड अलायंसेस आ जाती हैं, कल्चरल एक्सचेंजेस आ जाती हैं। ये इसका क्या हुआ? स्कोप हो गया। अगर मैं आपको कहूं कि रिस्ट्रिक्टेड व्यू के मुताबिक आईआर का स्कोप बताएं तो आप कहेंगे सिर्फ फॉर्मल रिलेशंस, वो डिप्लोमेसी के हिसाब से, वार के हिसाब से, ट्रेड रिलेशंस भी वो जो फॉर्मल है, एग्रीमेंट, अलायंसेस भी वो जो फॉर्मल है, कल्चरल एक्सचेंजेस उसमें नहीं आ जाते, सोशल इंटरेक्शंस नहीं आ जाते, ठीक है, बाकी प्राइवेट इंटरेक्शंस में नहीं आते। बट अगर ब्रॉडर व्यू के हिसाब से स्कोप देखें तो वो उसमें हर चीज आ जाती है, ठीक है। स्कोप का मकसद ये होता है कि हम क्या क्या चीज उसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो स्टेट विजिट्स ऑफ डिग्निटरीज वो भी आ जाती हैं, पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो भी इंटरनेशनल रिलेशंस में आ जाती हैं, स्टेट सॉवरेनिटी, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, हर चीज जो स्टेट के बीच में होती है ब्रॉडर व्यू के मुताबिक वो इंटरनेशनल रिलेशंस का स्कोप ही है, ठीक है। अब ये स्कोप इसकी डिफाइन करेगी नेचर, जो पहली हम स्लाइड पे देख गए, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने के लिए सिर्फ आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नहीं चाहिए,
उसके साथ साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स कैसे चलती है, ठीक है, डॉलर इकोनॉमी कैसे चल रही है, ऑयल इकोनॉमी कैसे चल रही है, इंटरनेशनल लॉज इन ऑर्गेनाइजेशंस, क्लाइमेट चेंज की आजकल बात हो रही है, ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात हो रही है, कोविड-19 की बात हो रही थी, दूसरी चीजें भी आ गई, उसमें डिप्लोमेटिक भी आ जाती है कि इनके ताल्लुकात पीछे कैसे थे, ठीक है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी आ जाती है, कोई कंट्री लैंड लॉक्ड होता है, किसी को सी होता है, ओशन होता है, उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन होता है, ठीक है, कि वो वाकई जो है न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी रख सकता है, अभी है या नहीं, पाकिस्तान कैसे रख सकता है न्यूक्लियर, उसको तो ईस्टर्न बॉर्डर पे थ्रेट है इंडिया से, वेस्टर्न बॉर्डर पोरस लगा पड़ा है, तो पाकिस्तान तो स्विट्जरलैंड की तरह न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी रख ही नहीं सकता। तो कहने का मकसद कि आईआर को अगर हमने समझना है तो उसको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ समझना है, ठीक है, और इसमें और चीजें भी आ जाती हैं, सिर्फ ये चीजें नहीं आ जाती, सोशियोलॉजी आ जाती है, एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, ह्यूमन कैसे सोचता है, ठीक है, तो वहां से तो इंटरनेशनल रिलेशंस बनती है ना, कि फैसले कौन करता है रियासत के, ह्यूमंस ही करते हैं, तो उनका बिहेवियर क्या है, उसका माइंड सेट क्या है, ठीक है, और इनके पीछे ह्यूमन हिस्ट्री क्या है, तो अगर हम उस चीज को देखेंगे तो हम ज्यादा परसीव कर लेंगे, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस में हम क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एथिक्स आ जाते हैं, ठीक है, तो आईआर एनालिस्ट जो भी होगा, he must have enough knowledge of core subjects to enable him to move freely across the boundaries that separate them and to be able to think effectively about all questions. एक जो एनालिस्ट होगा वो इफेक्टिवली एनालिसिस तभी कर सकता है जब उसको किसी इवेंट के ऑल एस्पेक्ट्स के बारे में पता। अगर मैं आपको कहूँ कि यूएस की जो फॉल ऑफ काबुल हुआ, उसमें आप मुझे बताएं कि रीजंस क्या क्या है, एनालिसिस करके। कोई सिर्फ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे बात करेगा, कोई इकोनॉमी को भी ले आएगा, लॉ एंड ऑर्गेनाइजेशन को भी ले आएगा, डिप्लोमेटिक हिस्ट्री को ले आएगा, ठीक है, कोई पॉलिटिकल ज्योग्राफी को लेके आएगा, ठीक, कोई एंथ्रोपोलॉजी को लेके आएगा कि तालिबान का माइंड सेट या इस रीजन के ह्यूमंस का माइंड सेट पीछे से ये रहा है, ठीक है, इनकी साइकोलॉजी ये रही है, ठीक है, ये वॉरियर्स हैं वगैरह वगैरह जो भी, तो वो ज्यादा इफेक्टिवली एनालाइज करेगा, ठीक है। तो जैसे रिसेंटली एक बुक है द लूमिंग टावर्स, उसमें जैसे वो बताते हैं कि ये जो अलकायदा ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे है, ठीक है, तो उसके बारे में वो बताता है कि इसके पीछे जो माइंड सेट है वो इजिप्शियन का है और पैसा जो है वो सऊदी का है। तो अब ये चीजें वो कैसे डिटरमिन करता है, वो कहता है कि इजिप्शियन कम वो पढ़े लिखे हैं, उनका माइंड चलता है, सऊदी वाले कम पढ़े लिखे हैं, उनके पास पैसा है, ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए दोनों चीजें चाहिए, तो उन्होंने ताउन किया। तो ये चीजें जो एनालिस्ट जो एनालाइज करता है उसको एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इन चीजों की नॉलेज होना लाजिम होती है, ठीक है। तो अगर इन सारे डिसिप्लिन्स की नॉलेज जरूरी है एक इंटरनेशनल रिलेशंस के डिसिप्लिन में, तो हम क्या कहेंगे कि इसकी नेचर क्या है, इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच है, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। आगे चलते हैं कि क्या ये क्वेश्चन या टॉपिक इंपॉर्टेंट है भी या नहीं। पहले मैंने डेमो सेशन में आपको बताया था कि कोई भी टॉपिक की इंपॉर्टेंस अगर हम देखनी हो तो हम क्या करेंगे, हम पास्ट पेपर्स के पास जाएंगे कि क्या पास्ट पेपर में वो आया भी है या नहीं, नहीं आया तो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, अगर वो आया है तो हम देखेंगे कि कितनी बार आया है, 2016 से पहले आया था या बाद में भी आया है, ठीक है, क्योंकि 2016 में तो सिलेबस चेंज हुआ था, इसके बाद कितना आया है, तो वहां से हमें इंपॉर्टेंस मिल जाएगी। तो वो सिंपल क्वेश्चन जो पेपर 1 में आता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस है क्या चीज, उसमें ये फॉर्मल, इनफॉर्मल, ब्रॉडर व्यू, रिस्ट्रिक्टेड व्यू, ठीक, फला फला, नेचर, स्कोप वगैरह वगैरह आप डिफाइन करेंगे। चेंजिंग एंड इवॉल्विंग, इसको पहले मैंने आपको कहा कि सिर्फ वार होती थी, उसके बाद डिप्लोमेसी आ गई, लॉ आ गया, दूसरी चीजें आ गई, सोशल इंटरेक्शंस आ गया, ह्यूमन, ठीक है,
ह्यूमन बिहेवियर आ गया, बाकी चीजें हैं, तो ये चीजें आप क्या करेंगे इसमें इंसर्ट करेंगे। अब मैंने कहा था कि उस टॉपिक से रिलेटेड दूसरे ट्विस्टेड स्टेटमेंट भी आई होंगी, जैसे इसी टॉपिक से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आया है, ऊपर वाला 2021 में आया है, ये सारे 2016 ऑनवर्ड्स हैं। Describe the evolutionary process through which international relations acquire the status of an academic discipline। कहने का मकसद ये कि ये जो पहले इंटरनेशनल रिलेशंस इजिप्ट में दूसरे मुल्कों में होते थे, ठीक है, वेस्टफेलिया में या उससे पहले ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से वो पढ़ेंगे हम, होते थे, उनसे लेके ये यूनिवर्सिटी तक कैसे पहुंचा, ये पूरा एवोल्यूशनरी प्रोसेस, ठीक है। इसको फॉर्मलाइज करने की आपको एक दो पॉइंट लिखनी है कि पहले इस यूनिवर्सिटी में आया था, ठीक है। डिस्कस एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, वही बात सेम कि ये डिसिप्लिन कैसे बना, मतलब एकेडमिक डिसिप्लिन कैसे बना, ठीक है। डिफाइन द डोमिनेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड एक्सप्लेन देयर रोल इन द पोस्ट कोल्ड वॉर। अब जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस में पोस्ट कोल्ड वॉर, ठीक है, में उनका रिलेशंस, एक्सप्लेन देयर रोल्स इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। पोस्ट कोल्ड वॉर एरा कौन सी है, जो कोल्ड वॉर यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूएस के यूएसएसआर के बीच में लगी थी, ठीक है। उसके बाद वाले जो फैक्टर्स हैं हम उन पे आएंगे कि उसके बाद जो इंटरनेशनल रिलेशंस के डिसिप्लिन में क्या हुआ, ठीक है। तो ये सेम ही चीजें हैं, ठीक है। आप इस टॉपिक को बनाएंगे तो आपके 3 अटेम्प्ट हैं, किसी ना किसी, अल्लाह करेगा आप पहले अटेम्प्ट में हो जाएंगे, पर जो नहीं होता तो मंजिल और भी आगे होती है। तो आप ये अगर बनाएंगे तो आपको दूसरे अटेम्प्ट में आ सकता है, हो सकता है पहले अटेम्प्ट में आ जाए, तो ये क्वेश्चन आपका जाया नहीं जाएगा, कहने का मकसद, ठीक है। तो अगर इस पे कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पूछें, बाकी अगर नहीं भी है इस वक्त आपके जहन में, आप स्लाइड्स पढ़ें, ठीक है। इस पे मैं आपके साथ थोड़ी देर में रीडिंग शेयर करता हूँ, ठीक है। वैसे बाकी लेक्चर्स में मैंने सब में लगा दी है रीडिंग्स एट द एंड, बाकी इसमें नहीं लगी हुई, ठीक है। इसमें मैं लगा के भी आपको सेंड करता हूँ ये पीपीटी, और उसके साथ साथ, ठीक है, मैं आपके साथ वो जो है गूगल ड्राइव भी शेयर करता हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन बाद में आता है तो उस ड्राइव पे लिख लें ताकि वो मेरे पास आ जाए, और कल में क्लास स्टार्ट करने से पहले ताकि वो क्वेश्चन सबसे पहले डिस्कस करूं, ठीक है। ऐसा ना हो कि हम आगे चलते रहें और आपके क्वेश्चंस वो एड्रेस ही ना हो। दूसरी, मैं आपके साथ वो रीडिंग्स शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, अच्छी रीडिंग्स होंगी इंशाल्लाह। और आप कोशिश करें कि जो टॉपिक हमने आज, ज्यादा टॉपिक नहीं पढ़ा, ठीक है, नेचर एंड एक ही सवाल है, मैं मटेरियल भी शेयर करूँ, तो वो आप बना के वो आप नोट्स बनाएं और वो आप मुझसे शेयर करें, और वो मैं आपको बताऊं कि ये चीज इसमें कमी है, आप ये ऐड करें, ये ज्यादा हो गई, इसको थोड़ा मिनिमाइज करें, ताकि आपके साथ साथ नोट्स भी बनते जाएं। ये जो पार्ट 1 है आपका, मतलब 20 दिन में फुल फ्लेज नोट्स बन चुके हों, एमसीक्यूज बन चुके हों, ठीक है, और 2 मॉक एग्जाम्स रिटन के और एमसीक्यूज के आप दे चुके हैं। और आज के लेक्चर पे मैं आपके साथ कुछ एमसीक्यू टेस्ट भी जो है शेयर करूंगा, ठीक है, वो सुबह तक मैं करता हूँ। वो आपको क्या करनी है, वो भी खुद क्वेश्चन सॉल्व करनी है, अगर आपसे नहीं होते तो फिर वो भी क्लास में हम पहले, मतलब क्लास में जैसे ही हम आएंगे तो उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको इस वक्त कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी, एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स में कि many countries have started recognizing Israel now. Does it come under the IR heading or international politics? For example, यूएई ने रिकॉग्नाइज किया है इसराइल को, ये इंटरेक्शन हुआ कितने मुल्कों के बीच, 2 मुल्कों के बीच। इंटरनेशनल रिलेशन वर्ड है रिलेशन बिटवीन द नेशंस, तो आप बताएं कि ये इंटरेक्शन बिटवीन द 2 स्टेट हुआ, यूएई एंड इसराइल, बिल्कुल हुआ, तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस में आ जाता है।
तो कोई भी चीज किसी भी तरीके से बिटवीन द नेशंस, ब्रॉडर व्यू के हिसाब से हम हर चीज करेंगे, ठीक है, और हम बॉडी ऑफ नॉलेज के हिसाब से चलेंगे। तो कोई भी चीज बिटवीन द नेशन होगी वो इंटरनेशनल रिलेशंस कहलाएगी। इंडिया ने बैन कर दिया हमारे सिंगर्स एंड एक्टर्स पे, क्या वो इंटरनेशनल रिलेशंस में आते हैं? बिल्कुल आते हैं, क्योंकि हमारा ये भी उन्होंने एक बिहेवियर अपनाया जो हमारे ऊपर अफेक्ट हुआ, और रिलेशंस में एक डेवलपमेंट आई। वो अच्छी डेवलपमेंट आई या बुरी डेवलपमेंट आई बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, बिटवीन टू स्टेट्स, रिलेशन बिटवीन टू स्टेट्स, तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए। किसी और को कोई क्वेश्चन? कोई मसला नहीं, अगर आपको इस वक्त क्वेश्चन नहीं आता आपके साथ गूगल ड्राइव शेयर की जाएगी। हाँ, उसी वक्त एक क्वेश्चन नहीं, जितने भी आपको क्वेश्चन दिल करे पूछें। कोई भी क्वेश्चन हो, सिली क्वेश्चन हो, कोई मसला नहीं, आप पूछें, ठीक है, ताकि मैं कल जैसे ही क्लास में आऊँ तो आपके उन क्वेश्चंस को एड्रेस करूँ। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।